जन्नत के पत्ते। अरे, उसकी सी आंखों में हैरत उभरी। आपकी बात किसने की? फिर वो ज़रा सा मुस्कुराई। मैं तो अपनी सप्लाई की बात कर रही थी। कल हफ्ता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सोमवार की सुबह मुझे अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे सप्लाई की बहाली की खबर मिल जाएगी। अपना पर्स उठाते हुए वो खड़ी हुई, और वो भी पुरानी कीमत पे। चलें बाकर साहब। वो मज़ीद कुछ कहे बिना पलटी। उधेड़ उमर साहब ने हाथ आगे बढ़ाकर दरवाज़ा खोला। वो उन्हीं सबक कदमों से चलती बाहर निकल गई। सिगरेट ने नजमी साहब की उंगली को जलाया तो वो चौंके, फिर गुस्से से एस्ट्रे में फेंका और मेज़ पर रखे कागजात उठाए। जैसे जैसे वो उन्हें पढ़ते जा रहे थे, उनकी पेशानी पे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। मुझे आपको एक अच्छी खबर देनी थी, जेंटलमैन। मीटिंग के आगाज़ पे उसने मसरूर और मुतमईन अंदाज में उन्हें मुखातिब किया, जो अपने साबका रवैये को बरकरार रखे उसकी तरफ मुतवज्जे थे। अभी अभी पता चला है कि वंडर आरिफ नजमी ने सप्लाई बहाल कर दी है, और वो भी पुरानी कीमत पे। वाकई? फुरकान ताया हैरान हुए तो जाहिद चचा सीधे हो बैठे। मगर उसने तो उस रोज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट के रऊफ साहब से खासी बदतमीज़ी की थी, और वो सरासर ब्लैकमेलिंग पे उतरा हुआ था। मैंने खुद उसे फ़ोन किया था, मगर वो तो सीधे मुंह बात करने को तैयार ना था। फिर आपको ब्लैकमेलर से निपटने का फ़न सीख लेना चाहिए सर, क्योंकि मैंने उससे बात की है और वो गैर मशरूत तौर पे सप्लाई बहाल करने पे राज़ी हो गया है। जाहिद चचा खामोश हो गए। उनके लिए ये सब खासा गैर मुतवक्की था। अगर सलमान साहब उनको आकर बताते कि उन्होंने वेंडर को राज़ी कर लिया है, तो उन्हें हैरानी ना होती, क्योंकि वो इस काबिल थे। तभी तो अपने बड़े भाई से ज़्यादा मजबूत शेयर होल्डर और एमडी थे। मगर हया, ये बात निकलना भी दुश्वार था। आपको ग्रीन हाउस स्कीम के लिए बजट कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने बजट को रीशेप किया है। वो अपने कागजात आगे पलट कर बताने लगी। हमें जितनी रकम चाहिए वो हमारे बजट के अंदर ही पूरी हो सकती है, अगर हम फालतू लवाजमात को निकाल दें। मतलब? ताया फुरकान ने आबरू उठाए। हम हर साल तमाम शेयर होल्डर्स को सालाना प्रॉफिट का एक मुनक़सम हिस्सा देते हैं, जबकि बहुत सी कंपनियां शेयर होल्डर्स को सालाना प्रॉफिट डिविडेंड देने के बजाय उसको री इन्वेस्ट करती हैं। हम भी इस दफ़ा शेयर होल्डर्स को वो हिस्सा देने की बजाय उसे प्रोजेक्ट में लगा देंगे, मगर इस तरह तो मतलूबा रकम पूरी नहीं होगी। वलीद, आप उनकी बात मुकम्मल होने दें। सेठी साहब ने पहली दफ़ा वलीद को टोका। पहली दफ़ा बोर्ड मीटिंग में उसकी साइड ली गई थी। सब खामोश हुए तो उसने कहना शुरू किया। हम अपने बजट का 15 से 20% हिस्सा मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर देते हैं। हम फ़िलहाल भी यही कर रहे हैं। हम मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में हमें प्रोजेक्ट्स मिलें। वो लम्हे भर को रुकी। लंबी मेज़ के गिर्द मौजूद तमाम एग्जीक्यूटिव्स अब वाक़ियतन बगौर उससे सुन रहे थे। मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स जो अभी मिले नहीं और जिन पे काम करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, उनके लिए अपने हालिया प्रोजेक्ट को कुर्बान नहीं कर सकते हम। मैंने मार्केटिंग बजट को घटाकर 5% कर दिया है। यूँ हम बआसानी वो रकम आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोजेक्ट में मुंतकिल कर सकते हैं। कि किसी को कोई एतराज़ है? पीछे टेक लगाकर बैठते हुए उसने ज़रा मुस्कुराकर खामोश पड़े कॉन्फ्रेंस रूम में निगाह दौड़ाई। वो जानती थी कि अब कोई उस पर एतराज़ नहीं कर सकता था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना इंतखाब दुरुस्त साबित कर रही थी। आज ताया फुरकान के घर हया के दादा की बरसी की कुरान ख़्वानी थी। खैरात की देगें अलग थीं, सब मधु थे, सिवाय उसके। उसको जाने की ख्वाहिश भी नहीं थी। वो मगरिब पढ़कर लाउंज में आई तो फातिमा जहाँ से कुछ कह रही थी, उसे आते देखकर खामोश हो गई। अच्छा, मैं जा रही हूँ, सरसरी सा मुतला करके बाहर निकल गई। फूफो पहले ही जा चुकी थी। अब्बा कमरे में सो रहे थे। उनके पास नर्स थी। वो खामोशी से सोफे पे आ बैठी और टीवी का रिमोट उठाया। कनखियों से उसने लाउंज की बड़ी खिड़की के पार अम्मा को लान अबूर करते देखा। वो उससे नाराज़ नहीं थी, बात भी ठीक से करती, मगर ऐसे जैसे उन्हें बहुत दुख पहुंचाया गया हो। बाहर बिजली ज़ोर की चमकी, फिर
पल भर को खिड़कियों के बाहर सारा लॉन रोशन हो गया, फिर अंधेरा छा गया। वो कुछ सोचते हुए उसके सामने आ बैठा। हया ने टीवी नहीं चलाया, वो रिमोट पकड़े बैठी बस उसको देख रही थी। वो कुछ कहना चाहता था शायद। अम्मा क्या कह रही थी? उसने ज़ाहिर सरसरी से अंदाज में पूछते हुए बात का आगाज़ किया। जहान ने सर उठाकर उसे देखा। नीली जीन्स पे स्याह टी शर्ट पहने, गीले बालों को पीछे किए, वो जैसे कहीं जाने के लिए तैयार लग रहा था। वो चाहती हैं कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम ये बुर्का वगैरह छोड़ दो, वो संजीदगी से कहने लगा। उसकी पुश्त पे लाउंज की दीवार गिर खिड़की पे टप टप कतरे गिरने लगे थे। तारीक पड़ा आसमान पहले ही बादलों से ढक चुका था। तो तुमने क्या कहा? वो उसी तरह मुतमईन से अंदाज में टांग पे टांग रखे बैठी थी जैसे वो अपने ऑफिस में बैठा करती थी। बात तो ठीक है उनकी, तुम इस बुर्के के लिए अपने इतने रिश्ते नहीं खो सकती। बाहर बादल ज़ोर से गरजे थे। खिड़की के शीशों पे तड़ातड़ गिरते कतरों की अब आवाज़ें आने लगी थीं। दूसरों को छोड़ो, तुम अपनी बात करो जहान। क्या तुम भी मेरे हिजाब से खुश नहीं हो? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं हूँ तब? अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे लिए इसे छोड़ दो तब? दूर कहीं ज़ोरदार आवाज़ आई थी, जैसे बिजली गिरने की होती है, जैसे सदमा पहुँचने की होती है। क्या तुम मुझे चॉइस दे रहे हो? यकायक उसकी आवाज़ में सर्द महरी दर आई। अगर मैं कहूँ हाँ तब? वो उठी और छोटे छोटे कदमों से चलती दीवार गिर खिड़की के पास आ खड़ी हुई। उसने स्याह लंबी कमीज और चूड़ीदार पहन रखा था। बाल भी सीधे कमर पे गिर रहे थे। कमीज और बालों के रंग का फर्क गैर वाज़ेह सा था। स्याही जिसका न आगाज़ था न इख्तिताम। मुझे कभी किसी ने कहा था कि खंदक की कोई जंग बनु कुरैज़ा के बगैर वजूद में नहीं आई, और तब मैंने सोचा था कि मेरे सारे कराबदार तो मेरे साथ ही होंगे। वो भीगते शीशे के पार तारीक लॉन को देखती कह रही थी। ताया अब्बा हिजाब के सबसे बड़े अलंबरदार, अम्मा जिनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, और मेरा शोहर जो रोज़ सुबह फजर पढ़ने मस्जिद जाता है। लेकिन आज मुझे पता चला कि आयशा ठीक कहती थी। खंदक की जंग बनु कुरैज़ा के बगैर वजूद में आ ही नहीं सकती। बारिश के टप टप गिरते कतरे शीशे से लड़क कर ज़मीन पर गिर रहे थे। जब बिजली चमकती तो पल भर को उनमें कोसे कज़ा के सातों रंग झलकते और फिर अंधेरा छा जाता। वो सोफे से नहीं उठा था, बस गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। अगर मैं लोगों के लिए हिजाब लेती होती तो लोगों के कहने पे छोड़ भी देती, लेकिन मैं अब नहीं छोड़ सकती। आंसू उसकी आंख से टूटकर गाल पे फिसलता गया। क्यों? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर क्यों। वो उसके पीछे आ खड़ा हुआ। बादल अभी तक गरज रहे थे। हाया ने जवाब नहीं दिया। उसने एक नज़र जहान को देखा और फिर आगे बढ़कर कोने में रखी मनी प्लांट की सब्ज बोतल उठाई, पौधे की बेल झटक कर निकाल फेंकी और बोतल को हाथ से पकड़े दीवार पे दे मारा। कांच टूटा, टुकड़े गिरते गए और एक नोकदार बड़ा टुकड़ा उसके हाथ में रह गया। ये पकड़ो। उसने बोतल की गर्दन का वो टुकड़ा जहान की तरफ बढ़ाया। और जाकर अपनी माँ की गर्दन में उतार दो। हया, उसने बेयकीनी से उसे देखा। हया ने अफसोस से सर नफी में हिलाया और आखिरी टुकड़ा बाकी मंदा किरचियों पर फेंक दिया। नहीं कर सकते ना? काम उठता है ना दिल, लगता है ना जैसे आसमान फट पड़ेगा अगर तुमने ऐसा सोचा भी। उसने गर्दन मोड़कर भीगी आंखों से बाहर बरसती मूसलाधार बारिश को देखा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो बोली तो उसकी आवाज़ आंसू से भारी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है जहान। अल्लाह ने अमानत को आसमानों ज़मीन में पेश किया था, मगर दोनों ने उसे उठाने से इनकार कर दिया था और उसे इंसान ने उठा लिया था। तुम्हारी माँ एक इंसानी जान तुम पे इमानत है, ऐसे ही मुझ पे मेरा वादा इमानत है। मैंने ज़िंदगी में बस एक दफ़ा कोई वादा किया अल्लाह ताला से, कोई मुझे उसे निभाने क्यों नहीं देता। बिजली ने अपनी चांदनी फिर से हर सू बिखेर दी, बस लम्हे भर की चांदनी, और फिर अंधेरी रात छा गई। मुझे किसी ने कहा था कि दिल मारे बगैर नूर नहीं मिलता।
اور میں سوچتی تھی کہ نور کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں نے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا، دم گھوٹنے والا پھندا۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم جن کو پورے کا پورا لیا جاتا ہے، ایک حصہ لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جاتا جہان۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر آج آ گئی ہے۔ گرم ابلتے آنسو اس کی ٹھوڑی سے پھسلتے ہوئے گردن تک لڑک رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی اور وہ اسے۔ جانتے ہو پہاڑ کیوں ٹوٹتا؟ کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا، اور جو شخص قرآن کو پورے کا پورا اپنے دل پہ اتارتا ہے اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اس نے جلتی آنکھیں بند کی۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، پل بھر کو بجلی چمکتی بھی تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ لوگوں نے مجھے اسی لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، تو مجھے واقعی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اس نے آنکھیں کھولی، وہ واپس پلٹ رہا تھا۔ اس نے دھندلی بصارت سے گردن موڑ کر اس شخص کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا جس سے اس کی زندگی کا ایک حصہ محبت کرنے میں گزارا تھا۔ وہ اوپر چلا گیا، مگر حیا اسی طرح سیڑھیوں کو دیکھتی رہی۔ چند منٹ بعد وہ اترتا دکھائی دیا۔ اس کا دستی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے، بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس نے اسے نہیں روکا، آواز تک نہ دی، دے ہی نہیں سکی۔ آنسوؤں نے ہر راستہ روک دیا۔ وہ جا رہا تھا، وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ اب اسے تیز بارش میں سبک قدموں سے لانبور کرتا نظر آ رہا تھا۔ بوچھاڑ اسے بھگو رہی تھی، مگر اس نے اس سے بچنے کے لیے بھی سر پر کچھ نہیں تانا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ لمحے بھر کو رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ حیا کا دل ڈوب کر ابھرا، رخسار پر بہتے آنسو مزید تیزی سے لڑکنے لگے۔ جہان نے آخری بار پلٹ کر اسے نہیں بلکہ اوپر اپنی ماں کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا تھا۔ چونکہ پھپھو ادھر نہیں تھیں، سو اگلے ہی پل جہان نے گردن ذرا سی تایا فرقان کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی طرف موڑی۔ اس کی ماں وہاں تھی،